सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। एक्चुअली दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग एज वेल एज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, क्योंकि एनसीईआरटी में इसकी बहुत कम डिस्क्रिप्शन दे रखी है एंड इससे क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया बढ़िया फ्रेम होते हैं। जो दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ नॉट जस्ट फॉर कि आप डेफिनेशन समझ लो, उसको याद कर लो। इसका ग्राफ, इसकी अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल डेप्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही चीज़ करेंगे हम। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो ईसीजी क्या होती है। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये एक ग्राफ है जो कि रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हार्ट की ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। अब हम सोचेंगे, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, हार्ट के अंदर तो ब्लड होता है ना। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज कैसे? अब देखो, हार्ट जो होता है ना हमारा, वो एक वाटर पंप की तरह होता है। जैसे वाटर पंप क्या करता है, पानी को पंप करता है ना। सिमिलरली हमारा हार्ट क्या कर रहा है, इट पंप्स द ब्लड। अब कभी भी हमने देखा होगा कि वाटर पंप को ऑन करना होता है तो हम मोटर का बटन चलाते हैं, स्विच ऑन करना पड़ता है ना। सिमिलरली हार्ट के पास भी तो कोई सिग्नल जाना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, ब्लड को पंप कर सके। अब वो सिग्नल कौन पहुंचाता है हार्ट तक? हार्ट के अंदर कुछ टाइनी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम ऐसे नोड्स कहते हैं। ये ऐसे नोड्स क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में मैसेज पहुंचाना हार्ट को कि भाई इट्स अ टाइम टू पंप, है ना। तो और इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम इम्पल्सेस कहते हैं, ठीक है। तो हार्ट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल कौन दे रहा है? ऐसे नोड्स दे रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर दोस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड? इम्पल्सेस। ओके। तो अब देखो, अब वो मशीन जहाँ से हमें आवाज आती है ना, पिप पिप पी, ऐसी आवाज जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो वो मशीन जो क्या करती है, हार्ट के इन्हीं इलेक्ट्रिकल मैसेजेस को सुनती है और उन्हें ड्रॉ करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ ऑन द स्क्रीन। उस मशीन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राफ बन के आया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ईसीजी कहते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस। हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ऐसा लग रहा है ये ग्राफ है, बट असल में ये मशीन का नाम है, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड करती है आपके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट को। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज दैट ग्राफ, ठीक है, जो कि हमें स्क्रीन पर दिखता है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईसीजी। वही चीज मैंने कही थी कि हम डेफिनेशंस तो याद कर लेते हैं, बट जब हमारी नजर पड़ती है इस ग्राफ पे तो हमें ये कंफ्यूजिंग लगता है, जो कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है कंफ्यूजिंग। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है ये। तो आज के बाद अगर हमें कोई भी अपनी ईसीजी रिपोर्ट पकड़ाए कि यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट, यू आर अ साइंस स्टूडेंट, आप इसे पढ़ के बताओ, तो हमें हेजिटेट नहीं करना, हम पढ़ पाएंगे। एंड इवन कोई भी क्वेश्चन आया अगर पेपर में तो उसे भी आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इतनी इजीली हम इस ग्राफ को समझ लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है इस ग्राफ में, अगर हम देखें, पी वेव, है ना। यू कैन ओपन योर एनसीईआरटी बुक और साथ साथ आप देख भी सकते हो, और मैंने छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो मैंने अटैच भी करे हैं, ठीक है, फॉर द कन्वीनियंस। सो सबसे पहले हम पी वेव की बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो अपर चैम्बर होते हैं हार्ट के, हमें पता है ह्यूमन हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, जहां पर upper two chambers are the atria and the lower two chambers are the ventricles। तो होता क्या है कि जब सबसे पहले, अब देखो, हार्ट के अपर चैम्बर को ही सबसे पहले ऐसे नोट सिग्नल भेजेगी ना, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मतलब इम्पल्स सबसे पहले हार्ट के अपर चैम्बर के पास आते हैं, दैट आर एट्रिया। तो अब एट्रिया के अंदर क्या होता है, ब्लड ना पहले से फिल्ड है, तो वो स्क्वीज होगा,
ठीक है। अब ब्लड एट्रिया स्क्वीज होगा तो ब्लड जो होगा इट विल बी पुश डाउन इनटू द वेंट्रिकल्स। वो कहाँ पर चला जाएगा? वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाएगा। एंड यहाँ पर पी से याद रखेंगे प्रिपेयर, मतलब यहाँ पर जो एट्रिया है वो प्रिपेयर कर रहा है वेंट्रिकल को बाय फिलिंग देम विद ब्लड। यहाँ पर ठीक है, तो इतना समझ आया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पी वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया विच लीड टू कंट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। तो पी वेव में क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो पी वेव रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट्रिया को आए, जिसकी वजह से एट्रिया क्या कर गया? कॉन्ट्रैक्ट कर गया। और ब्लड जो हो गया वो कहाँ से? एट्रिया से अब कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल के पास जाएगा। ठीक है। तो पी वेव याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन फ्रेम होता है कि पी वेव जो होगा इट रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो अब अगर हम एनसीईआरटी का डायग्राम देखें तो यहाँ पर पी वेव और क्यू वेव के बीच में, पी वेव के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। अब वो स्ट्रेट लाइन क्या होती है? दिस स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है ना कि दिस इज द टाइम व्हेन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल रीचेस एवी नोड। ठीक है। ये वो टाइम होता है जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ पर पहुंचते हैं? ईवी नोड पर पहुंचते हैं। अब देखो, अब ये एवी नोड, पहली बात तो होता क्या है? एवी नोड आर नथिंग बट द क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द हार्ट, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में, इसलिए हम इन्हें एवी नोड कहते हैं। तो अब होता क्या है ना कि सिग्नल वेंट्रिकल्स पे पहुंचने, एट्रिया पे तो पी वेव तक पहुंच गए थे, है ना। अब वो वेंट्रिकल से पहुंचने से पहले उसको रास्ते में कौन मिलते हैं? वो क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलते हैं, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, दैट आर द एवी नोड्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एवी नोड्स इन इम्पल्सेस को 0.1 सेकेंड से डिले कर देती है। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द वेंट्रिकल शुड फिल कंप्लीटली बिफोर दे कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अभी देखो हमने क्या कहा था कि एट्रिया जो होगा उससे ब्लड कहाँ पर जा रहा है? वेंट्रिकल के पास जा रहा है। ठीक है। अब जब वेंट्रिकल पूरा भर जाएगा, है ना, व्हेन द वेंट्रिकल विल गेट कंप्लीटली फिल्ड, तभी आगे जाके वो क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है टू सेंड द ब्लड टू द होल बॉडी एंड आवर लंग्स। तो यहाँ पर इसलिए पहले ये 0.1 सेकेंड का गैप आता है, कहाँ पर आता है? एवी नोड पे आता है। ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? ये उस 0.1 सेकेंड के गैप को रिप्रेजेंट कर रही है जहां पर कि इम्पल्सेस रुक जाती है एट एवी नोड। और क्यों रुकती है वो भी हमने रीजन देख लिया। सॉरी। ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब ये हम देख रहे होंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। पहली बात तो अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या करा है कि हमें सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया, उन्होंने इंडिविजुअली क्यू वेव, आर वेव, एस वेव के बारे में नहीं बताया है। बट आगे जाकर, अभी तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे, पर आगे जाके हम इंडिविजुअल वेव को भी स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एनसीईआर मतलब याद नहीं करनी डेफिनेशंस, हमें ग्राफ को भी समझना है। ओके। सो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पहली बात तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पास क्या होती है? तीन स्मॉल वेव्स होती हैं। ठीक है। एक होती है क्यू, एक होती है आर और एक होती है एस। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, अब एवी नोड के बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वेंट्रिकल पे पहुंच गई है। अब वेंट्रिकल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को क्या कर देता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और पंप कर देता है ब्लड को टू द लंग्स एंड होल बॉडी। ठीक है। वेंट्रिकल से तो आगे कहाँ पे जाएगा ब्लड? लंग्स के पास जाएगा और पूरी बॉडी के पास जाएगा। देखो एनसीईआरटी के अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लाइंस हमारे पास आती है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया व्हिच इनिशिएट्स वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। मतलब हमने देखा था पी वेव पे डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हो रही है, और आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे
डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हो रही है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर, ठीक है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो सकते हैं बट वैसे कंफ्यूजन की बात है नहीं। और एक और चीज है कि एट द सेम टाइम एट्रिया रिलैक्सेस, मतलब रीपोलराइजेशन ऑल्सो अकर्स। मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे क्या होता है कि आपका जो वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, डिपोलराइजेशन हो रहा है वेंट्रिकल का। पी वेव पर एट्रिया का डिपोलराइजेशन हो चुका है, अब एट्रिया रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पर क्या होता है कि आपका एट्रियल क्या होता है, एट्रियल रिपोलराइजेशन भी होता है। बट क्योंकि ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा लार्ज होता है, इसलिए हमें इट इज नॉट विजिबल, इट इज नॉट सेपरेटली विजिबल। हमें इस ग्राफ में जो हम देखते हैं ईसीजी का, उसमें हमें एट्रियल रिपोलराइजेशन क्यों नहीं देखने को मिलती, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीजन ये है क्योंकि आपका ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज्यादा लार्ज होता है, और यहाँ पर जिसकी वजह से आपको नहीं देखने को मिलती एट्रियल रिपोलराइजेशन पर। आपके यहाँ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पर ही एट्रियल रिपोलराइजेशन भी होती है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन भी होती है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, एज आई सेड, कि हम इन तीनों वेव्स को अब अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है, इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को। देखो क्यू वेव पे क्या हो रहा है, ये एक टाइनी डाउनवर्ड वेव है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जस्ट इंटर्ड द वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्यू वेव टाइनी डाउनवर्ड वेव है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अभी एंटर ही हुए हैं वेंट्रिकल में, ठीक है। वही हम आर वेव की बात करें तो आर वेव क्या है, ये एक बहुत ज्यादा अपवर्ड वेव है। देखिए देखा जाए तो इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में सबसे अपवर्ड वेव जो है वो आर वेव ही है। आर वेव पे क्या होता है कि सबसे टॉलेस्ट वेव है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, नाउ हियर ऑलमोस्ट ऑल द वेंट्रिकल मसल्स रिसीव द इम्पल्सेस, मतलब आर वेव पर आकर सारी वेंट्रिकल मसल्स को इम्पल्सेस मिल चुकी है, एंड द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट वेरी पावरफुली और ब्लड पंप हो जाता है टू लंग्स एंड होल बॉडी। तो एस वेव पे क्या होता है, एस वेव एक स्मॉल डाउनवर्ड वेव है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर द लास्ट पार्ट ऑफ वेंट्रिकल भी जब रिलैक्स कर जाता है, देन दिस एस वेव इज सीन, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाते हैं हमारी टी वेव। तो टी वेव की अगर हम बात करें तो द वेंट्रिकल हैव फिनिश पंपिंग नाउ, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स ने पंप करना बंद कर दिए, दे हैव फिनिश पंपिंग एंड दे हैव रिलैक्स्ड, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एनसीईआरटी में टी वेव रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो मतलब अगर हम देखो साथ में रिकॉल करें, आपके पी वेव पर क्या था, पी वेव पर एट्रियल डिपोलराइजेशन था, ठीक है। आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पर क्या हुआ, दो चीजें हुई, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड एट्रियल रिपोलराइजेशन। वही टी वेव पे क्या हुआ, टी वेव पे वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हुई, ठीक है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि यू कैन डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स हार्ट रेट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड। हम एक बंदे की, एक इंडिविजुअल के हार्ट रेट को पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन अ गिवन टाइम पीरियड कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं उसे काउंट कर कर हम एक बंदे की हार्ट बीट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ईसीजी होती क्यों है, व्हाट इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ईसीजी। तो बहुत सारी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है ईसीजी की, जैसे कि इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट अटैक एंड कंडक्शन डिफेक्ट्स, एबनॉर्मल हार्ट रिदम। इन सब को डॉक्टर डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ईसीजी करवाते हैं, रिकमेंड करते हैं आपको कि आप ईसीजी करवाएं। सो दैट्स ऑल, एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद अब और कोई डाउट ना बचा हो, because I have given my best to explain each and everything in depth detail, and but still if there is any question, any doubt, feel free to ask, don't even hesitate, कमेंट में सीधा लिख दो, मैं आपको आंसर दे दूंगी। एंड yes, so do like and share and subscribe the channel. Thanks for watching. एंड यस, आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि कौन सा ऐसा पार्ट है आपकी एनसीईआरटी बुक का जो आपको लगता है कि इट्स
क्वाइट डिफिकल्ट एंड इस पे हमें ट्रिक चाहिए एंड इस पार्ट को हमें इजी बनाना है ऐसे कि हम कभी भी ना भूलें। सो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल मेक अ ट्रिक ऑन इट और फिर हम वो चीज़ साथ में याद रखेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। सो बाय फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।